गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा? कल के वीडियो में जो है हमने भारत विभाजन के कारण के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत विभाजन की प्रक्रिया की, कैसे भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित किया गया। चलिए पढ़ते हैं। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत सन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का जन्म एक बंटवारे से हुआ। भारत के जनमानस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आंदोलन किया था। सन 1857 का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की जीवन गाथा है। ठीक है, क्या हुआ कि जो पहला जो आंदोलन था 1857 का, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने भी सन 1938 में कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता का आजीवन कार्य करता हूँ। ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता का जो है आजीवन कार्य करता रहूंगा, अर्थात दोनों का कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। परंतु हिंदू मुस्लिम एकता मृग तृष्णा बनकर रह गई कि कैसे जो है थोड़े से लालच के लिए जो है दोनों संप्रदायों में मतभेद हुआ और इतना बढ़ गया कि वो बंटवारे के रूप में सामने आया। सन 1940 में लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग की। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग के अनुसार हिंदू मुस्लिम अलग राष्ट्र थे, अतः एक साथ नहीं रह सकते थे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विभाजन के पूर्व हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य अविश्वास की भावना को पैदा कर दिया था। ठीक है, क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने लाहौर अधिवेशन में क्या किया कि एक अलग राष्ट्र की मांग की और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग राष्ट्र हैं, अतः दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन विभाजन के पूर्व हिंदू मुसलमानों के बीच एक अविश्वास की भावना को पैदा कर दिया था। हिंदुओं का एक तबका समझने लगा कि मुसलमान बाहर से आकर इतने दिनों तक भारत पर शासन करते रहे तथा हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे। देखिए 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो है दोनों ने आजादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उनमें वैमनस्यता बढ़ती जा रही थी और हिंदुओं में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो धीरे धीरे उनके मन में एक बात आने लगी थी कि जो मुसलमान है वो बाहर से आए हैं और इतने समय तक जो है हम पर शासन करते हुए हम पर जो है अत्याचार कर रहे थे। मुसलमानों को भय था कि स्वतंत्रता के पश्चात यदि शासन हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा तो वे मुसलमानों से बदला लेंगे। इस विपरीत मानसिकता ने दोनों पक्षों के दिलों में रंजिश एवं अविश्वास की भावना को जन्म दिया। ठीक है, मुसलमानों को भी ये लगने लग गया था कि आजादी के बाद यदि शासन सत्ता हिंदुओं के हाथ में आ जाती है तो वे भी क्या करेंगे कि जो बदला लेने की भावना से जो है हम पर अत्याचार करेंगे, और यही डर जो है, यही अविश्वास के कारण जो है उनमें आपसी रंजिश होने लगी थी और वे एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय में ही एक भारतीय राष्ट्र के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयत्न किया था, परंतु अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखने के लिए दो राष्ट्रों की बात करनी प्रारंभ की। मुझे लगता है कि आज भारत और पाकिस्तान जब ये सारी चीजें पढ़ते सुनते या समझते होंगे तो उनको लगता होगा कि हमारे जो अविश्वास था हमारे जो बुद्धिजीवी वर्गों के मन में, उसका दुष्परिणाम जो है आज हम दो अलग राष्ट्रों के बीच में भुगत रहे हैं और दोनों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आतंकवाद के रूप में उभरा हुआ है। आज दो पड़ोसी राष्ट्र जो कभी एक हुआ करते थे आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये वहां पर रहने वाले सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के लिए, अपने फायदों के लिए जो है हम लोगों के बीच बंटवारे की दीवार खींची है। भारतीय जन मुस्लिम लीग एवं जिन्ना का जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय जनमानस एवं भारतीय राजनीति में प्रभाव ओझ होता गया तो उन्होंने दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अपना संबल बनाया या अपनी नीति बनाया कि जैसे जैसे जिन्ना जो है आंदोलनों में बढ़ते गए, उनका व्यक्तित्व या उनका प्रभाव बढ़ता गया, वे दो राष्ट्र के सिद्धांत को जो है अपनाने लग गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू एवं मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। उनके धर्म, आचरण, इतिहास, नियम, कानून, उनके नायक सभी अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं और एक देश में बंद कर नहीं रखे जा सकते। ठीक है, उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय अलग अलग हैं, दोनों के हित अलग हैं, दोनों के नेता, दोनों की संस्कृति, ये दोनों अलग अलग हैं और उन्हें एक राष्ट्र में बांध कर जो है नहीं रखा जा सकता। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहना शुरू कर दिया कि दोनों अलग राष्ट्र हैं, उनमें कोई समानता नहीं है।
मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। सावरकर जैसे हिंदूवादियों ने भी हिंदू एवं मुसलमानों को अलग राष्ट्र माना। यद्यपि कांग्रेस ने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इस सिद्धांत के समर्थन ने भारत के विभाजन को अवश्य संभावी बना दिया। कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया हो, या ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध ना किया हो। दोनों देशों के लोगों के द्वारा जो है विरोध भी किया गया, कुछ के द्वारा समर्थन भी किया गया, लेकिन अधिकांश बहुसंख्यक वर्ग ने जो है दो राष्ट्र की मांग को जो है सर्वथा उचित माना और दोनों देशों के बीच विभाजन जो है अवश्य संभावी हो गया। अंग्रेजों के फूट डालो एवं शासन करो की नीति ने हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य अविश्वास की दीवार ऊंची कर दी। भारत में फ्रांसीसी सेनापति जो है डुप्ले ने भी इस नीति का सहारा लिया था। अंग्रेजों ने इस नीति का और विस्तार एवं कुशलता से पालन किया और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य अविश्वास का बीज बोया और अपने समाजवादी हितों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के संप्रदाय को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सन 1909, 1919 तथा 1935 के अधिनियमों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तथा कांग्रेस एवं मुसलमानों के मध्य का जो सिद्धांत को बढ़ावा देकर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया और इस प्रकार जो है क्या हुआ कि दोनों देशों के मध्य जो है बंटवारे की जो बात थी और बलवती होती गई और अंततः जो है दोनों देशों के बीच बंटवारा प्रारंभ हो गया। भारतीय राजनीति में धर्म एवं राजनीति का जिस प्रकार सम्मिश्रण किया गया उससे हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य आशंका को बढ़ाया। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया, परंतु अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय ने राष्ट्रवाद को धार्मिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आधार देने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने राम राज्य की स्थापना पर बल दिया। सांप्रदायिकता ने राम राज्य को हिंदू राज्य कहना प्रारंभ कर दिया तथा मुसलमानों को अलग राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। कि कैसे विचारों से ही जो है विभाजन की बात ने जन्म लिया। अंतरिम सरकार के अनुभव, शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा, ब्रिटिश संयंत्र, सैनिक विद्रोह तथा 1946 से भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले सांप्रदायिक दंगों की बहुलता ने विभाजन को जरूरी बना दिया। भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु तत्कालीन परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जून 3 के अंतर्गत एकीकृत भारत का दो अलग स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हुआ और एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम बहुल प्रदेश पूर्वी पाकिस्तान जो आज का वर्तमान बांग्लादेश है तथा पश्चिमी पाकिस्तान जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। ब्रिटेन के नामी वकील सर साइरिल रैडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया और उन्हीं के नाम से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रैडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। हिंदू बहुल प्रदेश भारत तथा मुस्लिम बहुल प्रदेश पाकिस्तान बना। ब्रिटिश संसद ने जुलाई सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसने विभाजन समझौते को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया। विभाजन के पश्चात भारत के 565 देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत पाकिस्तान तथा स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया, जिनमें से अधिकांश लोगों ने जो है धीरे धीरे विलय को स्वीकार कर लिया। विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं। पहला, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए। भारत के विभाजन की प्रक्रिया की दूसरी गंभीर समस्या कश्मीर को लेकर है। भारत के विभाजन स्वरूप ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई है और ये आज भी इतने सालों तक उसकी समस्या यथावत बनी हुई है। भारत के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की भी समस्या पैदा हुई है। भारत विभाजन के कारण हर जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, दोनों जगह हिंदू मुस्लिम के बीच में। भारत विभाजन के कारण लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, जिसे ही शरणार्थी कहा जाता है। तो बेटा ये थे हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी और उसके बीच की जो है गंभीर समस्या। कल के वीडियो में जो है हम लोग जो है बंटवारे के बाद पंजाब और पाकिस्तान में शरणार्थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।